Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 1 MPCE 012, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you. Uh, Already you know what is my request, so kindly subscribe my channel, share this video and like and comment. So आज हम बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में करेंगे. बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है, इसमें इसके गोल क्या होते हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल असेसमेंट्स एंड व्हाट should be our focus when we do behavioral assessments, what should be the assumptions and perspectives of behavioral assessments. Along with that, we are going to study about assessing target behaviors or selecting a target behavior, what target behavior should be selected, that we are going to study. And in next video we are going to cover self report methods, direct observation, self monitoring and psychophysiological assessment. Now let us start with today's behavioral assessment topic. बिहेवियरिस्ट जो है ये असर्ट करते हैं कि चाहे आप डिसऑर्डर बिहेवियर है किसी का या नॉन डिसऑर्डर्ड बिहेवियर है, यानी किसी भी तरीके का किसी इंसान का अगर बिहेवियर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल लगाए जाते हैं. यानी कि वो प्रिंसिपल हमारे उन बिहेवियर्स पे भी एप्लीकेबल है जो नॉन डिसऑर्डर्ड है और उन बिहेवियर्स पे भी है जो डिसऑर्डर्ड है. मतलब अच्छे बुरे सारे बिहेवियर्स में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये बिहेवियर्स ऐसे ये दोनों प्रिंसिपल ऐसे हैं जो सारे बिहेवियर्स पे अप्लाई हो सकते हैं. मे बी ये जो बिहेवियर्स हैं, कुछ जो भी सिम्टम्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं फॉर्म में और मे बी उनका फंक्शन सिमिलर हो, लेकिन कोई भी बिहेवियर का जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट हो सकता है. मतलब आप एक चीज़ के लिए जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा इंसान उसी चीज़ के लिए दूसरी तरीके का बिहेवियर शो कर रहा हो. तो जैकबसन ने डिस्क्राइब किया था कि टोपोग्राफिकली डाइवर्स बिहेवियर जैसे कि वॉकिंग अवे या कीपिंग बिजी, ये दोनों ही जो बिहेवियर के फॉर्म्स हैं, किसी से दूर रहना या फिर अपने आप को बिजी शो करना, ये दोनों ही एक ही काम को शो करते हैं कि क्लाइंट और उसके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है. अब वो नोइंगली हो रहा है या अननोइंगली हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है या फिर बिजी हो इसीलिए हो रहा है, लेकिन क्लाइंट और उसके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो उसके होने के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं. यानी बिहेवियर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लेकिन फंक्शन एक ही हो रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बन रहा है. सो सिमिलर बिहेवियर्स भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि कोई बच्चा अगर टेंट्रम शो कर रहा है, सो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको अटेंशन चाहिए. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको जो काम दिया गया है वो उतना डिमांडिंग है कि वो नहीं कर पा रहा. तो दो चीज़ें इसमें पता चलती है टेंट्रम से. सो बिहेवियर थेरेपिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म जो है, बिहेवियर का जो फॉर्म है, जिस तरीके से इंसान बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, वो क्लाइंट के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा. मतलब इंसान जो बिहेवियर कर रहा है उसका उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका क्या काम निकल जाएगा. तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या क्लाइंट की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्या हैं, और क्लिनिशियन को गाइड करना होगा कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ को वो कैसे सॉल्व करेगा. फॉर्मुलेशन करेगा उस केस की कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ क्लाइंट लेके आया है. देन इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस क्या होते हैं वो हमारा गोल होना चाहिए कि हमने पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट गोल है, एंड सेकंड उसका इंटरवेंशन कैसे करेंगे वो हमारा सेकंड गोल हो गया. तो जब हम प्रॉब्लम बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किन स्टिमुली, ऐसी कौन सी स्टिमुलीज हैं जिसकी वजह से ये टारगेट बिहेवियर होता है,
और उसके अलावा उस बिहेवियर के बाद उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी ने कोई परफॉर्म किया बिहेवियर, उससे उसका क्या रिजल्ट निकला, उसके ऐसा करने से क्या हुआ आगे, तो वो हमें जानना ज़रूरी है। किन सर्कमस्टांसिस में वो बिहेवियर हो रहा है, बिहेवियर से पहले क्या सिचुएशन थी एंड बिहेवियर के बाद क्या सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है जब भी हम बिहेवियर असेसमेंट करते हैं। इसकी हिस्ट्री हमें जानना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स भी जानना होगा। जो भी रिजल्ट आएंगे इस एनालिसिस के, वो यूज़ होंगे कि बिहेवियरल इंटरवेंशन कैसे किया जाए, मतलब कि हम कैसे क्लाइंट को हेल्प कर सके कि अब वो माल फंक्शन बिहेवियर ना हो आगे जाके, और उस बिहेवियर को थोड़ा और सही से हम कर सके। तो हमें कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने होंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक बिहेवियरल असेसमेंट एंड ट्रेडिशनल असेसमेंट। जो ट्रेडिशनल असेसमेंट और बिहेवियरल असेसमेंट है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या होता है इसमें। तो ट्रेडिशनल असेसमेंट्स में प्रोजेक्टिव टेक्निक भी आ जाती है, न्यूरो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिहेवियरल असेसमेंट में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, ये कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, और हम बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में भी सोचते हैं, किस तरह तरह से हम सोचते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, वो भी हम बिहेवियरल असेसमेंट में देखते हैं। एंड देन कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से बिहेवियर चेंज होता है, उस पर भी हमें ध्यान देना होता है। तो जो हमारा कोर अजम्पशन होता है वो ये होता है कि हम ये समझे कि बिहेवियर को समझने की हमें कोशिश करना होगा, और उससे बिहेवियर से पहले वाले इवेंट को और उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं उनको समझने में हमें ध्यान देना होगा। बहुत सारे असेसमेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बिहेवियरल असेसमेंट में, जैसे कि बिहेवियरल इंटरव्यूइंग हो गया। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में यूज़ होती है। रेलिवेंट कॉग्निशंस को कैसे मेजरमेंट करना है, वो साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, और बहुत सारे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करना होगा। जो हमारा एम्फेसिस होगा बिहेवियरल असेसमेंट में, वो इस बात पे होगा कि जो सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स है बिहेवियर के, वो कौन कौन से है, किस वजह से, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो बिहेवियर होता है। तो जब हम बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान देना है, हमारी फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिहेवियर के एंटीसीडेंट क्या थे, रेलिवेंट एंटीसीडेंट क्या है, यानी बिहेवियर को करने वाले फैक्टर्स क्या थे, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर के होने के बाद क्या हुआ। सो ट्रेडिशनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल असेसमेंट में हम बिहेवियर को देखते हैं और अंडरलाइंग ट्रेट्स क्या है वो भी, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड्स वो है जिसमें हम उसके साइकिक फीचर्स, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बिहेवियरल असेसमेंट ऐसा नहीं करता, वो प्रेजेंट कंडीशन को देखता है। ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास्ट या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाले या पर्सनैलिटी ट्रेट पे ध्यान देता है, या आपको डिफरेंस में ध्यान रखना है। बिहेवियरल असेसमेंट जो है ये भी कोशिश करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर हुआ, सिचुएशनल फीचर्स बिहेवियर के क्या थे, और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम ये बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर असेसमेंट जब हम करते हैं ये ज़्यादा डायरेक्ट होता है, यूटिलिटेरियन होता है एंड फंक्शनल होता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट अनऑब्जर्वेबल फिनोमेना को नोटिस करता है, और एक्चुअल वर्ल्ड से हट के क्लाइंट की लाइफ को देखने की कोशिश करता है, जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो स्टेगनेट हो गई है, मतलब कि ब्लॉक हो गई है, इसमें हम ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया, इसीलिए इंटरवेंशंस जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होते। अगर हम ये क्योंकि उसमें सिर्फ हम ज़्यादातर वर्बल थेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी करेंगे, हिप्नोटिज्म करेंगे, तो ये बहुत लिमिटेड थेरेपीज़ हो गई जो हमें लिमिट करता है कि हम आगे किसी को ढंग से ट्रीट कर सके, ऐसा बिहेवियरिस्ट मानते हैं। तो बिहेवियरल असेसमेंट जो होता है वो कंसर्न्ड होता है कि ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट क्या है, जो पर्सन एनवायरनमेंट से जब इंटरेक्ट कर रहा होता है तब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बिहेवियर को, ओवर्ट एंड कोवर्ट दोनों बिहेवियर्स को नोटिस करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको एंटीसीडेंट्स कहते हैं, उनको नोटिस करते हैं।
कंडीशंस जो उस बिहेवियर को सराउंड कर रही है उनको, और कंसिक्वेंसेस क्या है उस बिहेवियर को, उसको हम नोटिस करते हैं। और उस नॉलेज को हम फिर यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि आगे हम उसके बिहेवियर चेंज के लिए क्या क्या एक्शंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फोकस ऑफ द बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट का मेन फोकस क्या होता है? जैसे जो डिफरेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम वैरायटी ऑफ मोड से हम उसको एसेस करते हैं। जो बिहेवियरल अप्रोच होती है वो ज़्यादा जोर किस पे देती है? अलग अलग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पे, जो बहुत सारे मोड से हमें पता चलता है कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं इस इंसान में। जैसे कि ओवर्ट बिहेवियर्स हो गया, कॉग्निशंस हो गए, चेंज इन फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हो गया, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में चेंज आ जाता है, यानी बॉडीली फंक्शंस में चेंज आ जाता है। देन पैटर्न ऑफ वर्बल एक्सप्रेशंस, जिस तरह से इंसान बात कर रहा है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहा है बात करते करते, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह से ये नोटिस करना है। बहुत सारे असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ नहीं करते इसमें, लेकिन हमें करना चाहिए। जब हम डिफरेंट असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि एक्चुअली बिहेवियर क्यों हो रहा है, ये क्या रीज़न है। जैसे एंग्जाइटी जो होती है एक पर्सन की, वो कॉज हो सकती है, और उसका कॉज और क्या हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है कि पुअर सोशल स्किल हो सकता है उसकी पर्सन की कॉग्निशंस में प्रॉब्लम हो, हो सकता है और हो सकता है किसी और की, अगर कोई एक और इंसान है जिसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको एंग्जाइटी इसीलिए है क्योंकि उसका कॉग्निशन प्रॉब्लम ज़्यादा है एंड सोशल स्किल्स सही है। तो दो दो तो हमने ऐसे ही बता दिया रीज़न कि किसी का एंग्जाइटी के कारण ऐसे हो सकते हैं। अगर किसी के मान लीजिए इनएडिक्वेट सोशल स्किल्स है तो हम ऑब्वियसली उसको जो ट्रेनिंग देंगे उसको सोशल स्किल इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग देंगे, और बाकी अप्रोचेस को इरेशनल थॉट को अल्टर करने वाली अप्रोचेस को मिनिमम रखेंगे। और जिसकी दूसरी कॉग्निशन वाली प्रॉब्लम है और सोशल स्किल पुअर नहीं है तो उसको हम फिर इरेशनल थॉट को कैसे ठीक करना है उसकी ट्रेनिंग देंगे। नाउ कमिंग टू एजम्पशंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। ये जो भी अप्रोचेस हैं और जितनी भी अप्रोचेस हम देखते हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग टेक्निक्स होती हैं उनको जब हम पढ़ते हैं उनको हम 3 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं: बिहेवियरल इंटरव्यूइंग, देन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, then cognitive behavioral assessment, then psycho physiological assessment and self report inventories। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो हमें यूज़ करनी होती है जब हम डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में काम करते हैं। नाउ असेसिंग टारगेट बिहेवियर्स। कैसे हम असेस करेंगे टारगेट बिहेवियर, किस तरह से करते हैं? जब हम टारगेट बिहेवियर को पहले तो हमें डिफाइन करना होता है, मेजर करना होता है कि टारगेट बिहेवियर कितना ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं। जैसे सपोज किसी को गुस्सा आता है, वो गुस्से में क्या करेगा? कोई दीवार को हिट करेगा, कोई बात ही नहीं करेगा गुस्से में, या कोई स्पेसिफिक बिहेवियर करेगा। जो क्लाइंट का गोल होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंजेस, कि हम कैसे करेंगे उसको, इस तरह का बिहेवियर सिखाएंगे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जो उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएगा। सेक्शन ऑफ टारगेट बिहेवियर। कुछ रेस्पॉन्सेस जैसे कि इंट्रूसिव थॉट्स हो गए, एवर्जिव मूड स्टेट्स हो गए, ये प्राइवेट होते हैं नेचर में, यानी हमें नहीं पता होता। ऐसी सेक्सुअल रेस्पॉन्सेस होते हैं, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं एंड अनऑब्जर्वेबल भी होते हैं, क्योंकि ये सोशल कन्वेंशंस की वजह से आप सोसाइटी में जाके ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं ना। तो कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिनको हम प्राइवेट में ही देख सकते हैं, पब्लिक में नहीं देख सकते। जैसे कि डिप्रेस्ड मूड हो गया या सुसाइडल इडिएशन हो गया। इसके साथ क्या होता है? क्राइंग, ओवर्ट बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें आएंगी। जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हम इनको देख पाते हैं, नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइवेट पब्लिक में हो रही हो। ये प्राइवेट में जनरली लोग ऐसा करते हैं, बहुत रेयर होता है कि पब्लिक में आपको कोई ऐसा दिख जाए करता हुआ, जब तक कि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बीमार ना हो। जैसे एग्रोफोबिक है,
और इनको फिर नोटिस करना बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे एग्रोफोबिक जो है, अगोराफोबिक वो होते हैं जो भीड़ में जाने से डरते हैं, पब्लिक में जाने से डरते हैं। तो ऐसे जो क्लाइंट है, जब ये शॉपिंग मॉल में अगर आपको दिख गए तो आप उसके बिहेवियर को कैसे असेस करेंगे? मे बी वो अंदर से डर रहा हो लेकिन वो बाहर ना दिखा रहा हो कि वो क्यों डर रहा है। सो बायो इंफॉर्मेशनल थ्योरी जो है ऑफ इमोशन, वो लैंग ने डेवलप की थी। और कौन ने इसके बारे में पढ़ा? तो लैंग ये कहते हैं कि इमोशनल रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो 3 सेपरेट और लूजली कपल्ड रेस्पॉन्स सिस्टम होते हैं। यानी कि जो भी हमारे रेस्पॉन्सेज होते हैं वो 3 तरीके से देखे जा सकते हैं, और ये जो 3 तरीके हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते ज़्यादातर टाइम। जैसे कग्निटिव, जिसे लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, ओवर्ट बिहेवियरल एंड साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, ये वाले। जैसे सपोज किसी का को पैनिक अटैक आया है, तो पैनिक अटैक को 3 लेवल पे आप एसेस कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में क्या आएगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। कग्निटिव रेस्पॉन्सेज में क्या आएगा? उसके जो थॉट्स हैं वो डाइंग के या बेहोश होने के या कहीं गायब हो जाने के, इस तरह के आएंगे। ओवर बिहेवियर रेस्पॉन्स में क्या दिखेगा पैनिक अटैक में? कि वो उस सिचुएशन से भागना चाहेगा, या नीचे बैठा रहेगा, या वॉल से टिक के खड़ा हो जाएगा। हर एक जो रेस्पॉन्स मोड होता है उसको हमें असेस करना होगा जब हम बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं। कोई प्रायर रीज़न नहीं होता, और एक दूसरे के यानी कि ये जो तीनों मोड्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए बहुत वाइज होता है कि हम ना वर्बल रिपोर्ट्स ज़रूर बनाएं। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे पेन है तो हम उसकी वर्बल रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे, उसको सीरियसली लेना होगा। इवन आफ्टर वो चाहे फिजियोलॉजिकल अराउजल या टिश्यू डैमेज ना भी हो तो भी, चाहे हमें कोई एविडेंस मिले या ना मिले, क्योंकि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आने की चांसेस रहती है इसमें। हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ओवर्ट बिहेवियर जो होते हैं इनको हम असेस कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट से, जिसमें बॉडीली रेस्पॉन्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स से कर सकते हैं, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो इंसान के हैं वो उससे बताएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 सब कैटेगरीज मैंने बताई, सेल्फ रिपोर्ट मेथड, देन साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि बिहेवियरल असेसमेंट जो होता है ये 3 मोडेलिटीज़ को लेकर आगे बढ़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप मेरे वीडियोज़ आपको यूज़फुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ कि उतना लोग शेयर नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं काम करती हूँ, मैं सबके लिए काम कर रही हूँ। सो आई बिलीव कि ये चीज़ सब तक पहुँचनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।